सिलेबस बड़ा है और टाइम कम। डोंट वरी, कंपैरेटिव एनाटॉमी को मक्खन बनाते हैं ना यार। चलो तो आज हम कंपैरेटिव एनाटॉमी का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कंपैरेटिव एनाटॉमी होता क्या है। और हाँ, मैं इस चैप्टर में सिर्फ उतना पढ़ाऊंगी जितना तुम्हारा पढ़ना ज़रूरी है। होने को इसमें बहुत कुछ है और बहुत भर भर के साइंटिस्ट हैं, लेकिन वो कंटेंट पढ़ेंगे जिस जो मतलब एग्जाम ओरिएंटेड होगा और तुम्हारा जानना उस वो ज़रूरी है। इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव एनाटॉमी। कंपैरेटिव एनाटॉमी से नाम से पता चल रहा है कंपैरिजन हो रहा है एनाटॉमीज का। किसकी एनाटॉमीज का? अभी हम वर्टिब्रेट्स वाले ग्रुप को उठा रहे हैं, ठीक है। कंपैरिजन। अब एनाटॉमी होता क्या है? एनाटॉमी में हमारा इंटरनल ऑर्गन्स की डिटेल्स के बारे में बताता है, ठीक है। कंपैरेटिव एनाटॉमी इन्वॉल्व्स क्या? कंपैरेटिव एनाटॉमी में क्या इन्वॉल्व होता है कि हम स्ट्रक्चरल फीचर देखेंगे डिफरेंट स्पीशीज के। अंडरस्टैंड क्यों देखते हैं? ताकि हम एक इवोल्यूशनरी पैटर्न रिलेशनशिप जो हिस्ट्री से चला आया डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में, सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज में, वो कंपेयर कर सकें, ठीक है। अब इसका मेन पर्पस क्या है? ठीक है, इसका मेन पर्पस है ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके कि एनाटॉमिकली हमारा सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस अमंग डिफरेंट वर्टिब्रेट्स कैसे चेंज हुआ, कैसे हमारी अडेप्टेशंस आई, कैसे हमारी ट्रेजेक्टरीज ने हमें इस तरीके से हमारी बॉडी को कर दिया, मतलब हमारी बॉडी इवॉल्व हो गई है कि हम एक दूसरे से इतना ज़्यादा डिफर कर गए हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन। स्टडी ऑफ कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड बायोलॉजी ऑफ वर्टिब्रेट्स इन्वॉल्व्स, जैसे कि मैंने बोला था, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज अमंग डिफरेंट वर्टिब्रेट्स, ठीक है। डिफरेंट वर्टिब्रेट्स की सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन में हमें पढ़ेंगे। और ये हेल्प हमें कहाँ करती है? ये वाली ब्रांच जब हम पढ़ते हैं कंपैरेटिव एनाटॉमी की, ये हमें हेल्प करती है इवोल्यूशनरी पैटर्न समझने में, अडेप्टेशन टाइम टू टाइम कैसे हुई ऑर्गेनिजम्स के बीच में, क्या डिफरेंट वर्टिब्रेट्स के ग्रुप्स के बीच में कोई कॉमन हेरिटेज एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अब वर्टिब्रेट क्लासिफिकेशंस के अंदर हमारे 5 ग्रुप्स आते हैं, ठीक है। ये सबको ही पता है 5 ग्रुप्स कौन कौन से। फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, ठीक है। फिशेस के अंदर फर्स्ट, अभी इसमें इंट्रोडक्शन है तो मैं कॉमन सारी चीज़ों का कंपैरिजन बताऊंगी और हम इस चैप्टर में करने के वाले हैं वो भी बताऊंगी, ठीक है। ये सिर्फ इसको एज अ इंट्रोडक्टरी चैप्टर लेना, मैं 6 बार बोल चुकी हूँ, अब नहीं बोलूँगी। फिशेज एक्वेटिक होती हैं हमारी। इनके पास एक्वेटिक मीन्स मतलब पानी में रहती हैं। इनके पास सांस लेने के लिए गिल्स होते हैं। टिपिकली इनकी जो बॉडी होती है वो स्केल्स से कवर होती है, यानी कि इंटेगुमेंट्री सिस्टम। और हमारा अब आ जाता है एम्फीबियंस के अंदर। एम्फीबियंस हमारे अडेप्टिव होते हैं वाटर और लैंड में रहने के लिए। वो हम आगे देखेंगे कि कैसे ये और बाकी वर्टिब्रेट की क्लासेस से अलग है, ठीक है, ग्रुप से अलग है। रेप्टाइल्स हमारे कोल्ड ब्लडेड होती है। इनकी भी स्केली स्किन्ड एनिमल्स होते हैं ये, और एग लेइंग होते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्नेक्स या लिजर्ड्स। बर्ड्स में आ जाते हैं। बर्ड्स और मैमल्स में काफ़ी सिमिलैरिटीज हैं। जैसे बर्ड्स और मैमल्स हम दोनों ही, मतलब हम दोनों मतलब बर्ड्स और ह्यूमंस, अभी मैं मैमल्स के लिए हम ह्यूमंस को अचीव कर रही हूँ, दोनों ही वार्म ब्लडेड होते हैं। इनके इंटेगुमेंट्री सिस्टम में फेदर्स प्रेजेंट होते हैं, हमारे में हेयर्स प्रेजेंट होते हैं एज अ अपर लेयर। ये कैपेबल होते हैं फ्लाइट के, उड़ने के, हम कैपेबल होते हैं वॉक के, ठीक है। अब हमारी कंपैरेटिव एनाटॉमी का कनेक्शन क्या है इवोल्यूशन से, उसके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स क्या हैं, या हमारी डेवलपमेंटल बायोलॉजी जिसको हम एम्ब्रियोलॉजी, सबसे लास्ट जो इसका चैप्टर है एम्ब्रियोलॉजी, और होमोलॉजी एंड एनालॉजी, मतलब सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज क्या है हमारी, ठीक है। अब इवोल्यूशनरी कनेक्शंस के अंदर हम पढ़ेंगे कंपैरिजन को, कि इवोल्यूशनरी हिस्ट्री हमारी क्या रही है ऑर्गेनिज्म में, किसके एंसेस्टर्स कौन रहे हैं, यूजिंग स्ट्रक्चरल पैटर्न लाइक स्केलेटल। साइंटिस्ट जो थे पहले के टाइम पे, वो कॉमन एंसेस्ट्री, अभी मैंने बताया ना कि कॉमन एंसेस्टर्स देखते थे वो, और ग्रेजुअल डेवलपमेंट उनकी कैसे कैसे वो एक दूसरे से फिर लाइफ फॉर्म्स में डिफर हो गए। और काफ़ी टाइम में ये भी माना गया कि, माना क्या गया, ये ओरिजिनल मतलब फैक्ट भी है कि हम जब एज अ एग एग्जिस्ट करते हैं, चाहे हमारा एग हो, चाहे बर्ड्स के एग्स हो, चाहे मैमल्स के एग्स हो, ठीक है, सबके सिमिलर होते हैं। इवन हम जब जाइगोट की फॉर्म में भी होते हैं तब भी हम सिमिलर ही होते हैं, बट जब हम एज अ एडल्ट प्रोड्यूस होते हैं उसमें ऐसा क्या डिफरेंस आता है कि हम एक दूसरे से डिफर हो जाते हैं, राइट। हम इस चैप्टर में वो पढ़ने वाले हैं। अब हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, काफ़ी साइंटिस्ट हैं जिन्होंने हेल्प की कंपैरेटिव एनाटॉमी को समझा, जिससे काफ़ी हद तक क्लैरिटी आई कि हम इनकी कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं। उसमें से सबसे पहला नाम आता है पेरी बेलन का, ठीक है। इन्होंने कंपेयर किया ह्यूमंस को बर्ड्स के साथ। अभी मैंने बताया ना कि ह्यूमंस और बर्ड्स के अंदर काफ़ी हद तक सिमिलैरिटीज हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं एडवर्ड टाइसन, जॉर्ज क्यूवियर, रिचर्ड ओवन, और ये सब साइंटिस्ट ने हमारी फाउंडेशनल फिगर्स
ठीक है, इनका कैसे इवोल्यूशन हुआ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का। अब आ जाते हैं हमारा डेवलपमेंटल बायोलॉजी यानी कि एम्ब्रियोलॉजी पे। एम्ब्रियोलॉजी में हमारे रिलेशनशिप बताता है कि डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस पर, ठीक है। और एक फेमस कंसेप्ट है, अगर आपको पता है तो बता सकते हो, कि ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट्स फाइलोजेनी। वैसे तो यहाँ पर लिखा ही है, तुम क्या बताओगे। थॉमस एच हक्सले, मतलब हेनरी हक्सले ने ये एक कोट दिया था। उनका कहना था कि एम्ब्रियोजेनिक डेवलपमेंट जो होती है, मतलब वही मैंने अभी जो बताया कि हम काफ़ी रेप्टाइल्स के अंदर देखा गया कि उनके एग और एम्ब्रियो सिमिलर हैं, बट जब वो एडल्ट के फॉर्म में आते हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। और फिर उन्होंने बताया कि इसका एक तरीके से टैक्सोनॉमिक इवोल्यूशन भी इसमें रोल प्ले करता है, ठीक है। अब हमारा एक आ जाता है, जब हमें इतनी सिमिलैरिटीज़ हैं तो फिर डिफरेंस आ कहाँ रहा है। डिफरेंस में हम होमोलॉगस ऑर्गन्स भी पढ़ेंगे, जिसमें हमारे एंसेस्टर्स तो कॉमन थे, ठीक है। होमोलॉगस में एंसेस्टर्स तो कॉमन है, बट जो हमारा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुआ, मतलब कि जो फाइनल बॉडी बनी, ठीक है, एज अ एडल्ट, वो बिल्कुल ही डिफरेंट था। वो अलग ही है, लेकिन हम प्रोड्यूस तो एक से ही हुए ना। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस, ठीक है, के हैंड, बर्ड्स के विंग्स, बैट्स के विंग्स, इन सब का अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो सेम ही है। मेटाकार्पल्स, कार्पल्स, जो भी है, ठीक है। मेटाकार्पल्स, कार्पल्स और हमारे एक जैसा ही है, लेकिन हमारे फंक्शंस तो अलग हैं। अब होमोलोगस में हम, हमारे हाथ पैर तो काम करने के लिए होते हैं, बर्ड्स के उड़ने के लिए होते हैं, बैट्स के भी उड़ने के लिए होते हैं, ठीक है। अब एनालॉगस के अंदर हमारे क्या होता है, सिमिलर फंक्शन होते हैं। फंक्शन तो सिमिलर होते हैं, देखो, फंक्शन तो सिमिलर होते हैं, बट उनके ओरिजिन डिफरेंट होते हैं, मतलब एंसेस्टर कॉमन नहीं है उनका। बर्ड के विंग्स और बटरफ्लाई के विंग्स दोनों दिखते अलग है, बिल्कुल अलग है, डिफरेंट दिखते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर है, बट है तो सेम फंक्शन ही, दोनों ही फ्लाइट कर रहे हैं। है तो सेम फंक्शन ही, दोनों ही फ्लाई कर रहे हैं ना, ठीक है। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं इसको। होमोलॉगस और एनालॉगस को हम स्केलेटल सिस्टम जब पढ़ेंगे कंपैरेटिव एनाटॉमी का, तब भी देखेंगे। अब आ जाते हैं हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स के अंदर। हमारे यहाँ पर अभी थॉमस एच हक्सले ने, जो मैंने बताया, ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट्स फाइलोजेनी, एक तो ये बताया था। उन्होंने बर्ड्स को कहा था ग्लोरीफाई रेप्टाइल्स। थॉमस एच हक्सले का तो अभी हमने पढ़ लिया। इन्होंने क्या बोला कि इनिशियल स्टेज पे सब सिमिलर रहते हैं, बाद में एज अ एडल्ट हम डिफरेंट बन जाते हैं, ठीक है। इन्होंने बोला इनिशियल स्टेज पर सब सेम है, बट एडल्ट में, एडल्ट होते होते सब डिफरेंट स्ट्रक्चर हो जाते हैं, क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट अलग है, हम रहते अलग हैं, हमारी हैबिटेट्स अलग है। अब आ जाते हैं वॉन बेयर साहब पे। इन्होंने क्या कहा था। वॉन बेयर ने कहा था एम्ब्रियोजेनिक डेवलपमेंट ऑल दो इनसे मिलती जुलती थी इनकी भी, लेकिन थ्योरी, लेकिन इनका कंसेप्ट कुछ अलग था। ये कहते थे कि ठीक है, हम चलो मानता हूँ मैं, फर्स्ट स्टेज पे, इनिशियल स्टेज पे सब सेम थे, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि एडल्ट इसलिए हुए कि वो अडेप्ट हो गए या फिर इन्वायरमेंट का कुछ फर्क पड़ा है। ये एक सीरीज ऑफ इवेंट बोला इन्होंने, कि ये सीरीज ऑफ इवेंट को फॉलो करते हैं, इसलिए स्टार्टिंग में सब सेम होते हैं, और डेवलपमेंट के टाइम पर वो आपस में इवॉल्व होकर अपने स्पेसिफिक फीचर को परफॉर्म करने के लिए वो अपना शरीर का ढांचा उस तरीके से इवॉल्व कर लेता है। इनका ये कहना था। फिर आ जाते हैं एरिस्टोटल। एरिस्टोटल का तो तुमने पढ़ा ही होगा क्लासिफिकेशन में। इन्होंने सिर्फ एनिमल्स के स्ट्रक्चर के बेस पे पूरी क्लासिफिकेशन कर दी थी टैक्सोनॉमी के अंदर। फिर उसके बाद बाकी कॉन्ट्रीब्यूशंस भी आई बाकी साइंटिस्ट की। उन्होंने क्या कहा, रिलेशन को समझा कैसे जाए एनाटॉमिकल लेवल पर, ठीक है। अब इन्होंने कहा क्या, क्यूवियर ने तो कहा कि कोई कनेक्शन नहीं है ऑर्गेनिज्म के बीच में, कि वो एक स्पेशल पर्पस के लिए आए हैं इस धरती पर, उनका कोई आपस में रिलेशनशिप है ही नहीं, ठीक है। फिर कोई रिलेशन नहीं है ऑर्गेनिजम्स के बीच में, और वो एक स्पेशल पर्पस के लिए आए हैं इस धरती पर, वो परफॉर्म करने के लिए। फिर उसी जगह पे रिचर्ड ओवन आए फिर, ठीक है, रिचर्ड लिख लेते हैं सिर्फ। रिचर्ड जी क्या कहते हैं जी, रिचर्ड जी ने कहा कि ये जो जितनी भी इवोल्यूशन हो रही है, वो लाइफ जो आई वो एक रैंडम वेरिएशन से आई है। ये नहीं है तुम कह रहे हो कि एक कोई प्रोसेस हुआ फिर उसकी वजह से आई है, उसकी वजह से कोई इवॉल्व नहीं हुआ। इनका ये कहना था कोई प्रोसेस नहीं है, एक रैंडम वेरिएशन आई, उसकी वजह से हम सारे एक दूसरे से डिफरेंट डिफर हो गए, ठीक है। इवोल्यूशन, इनका कहना था कि इवोल्यूशन जो है, ये समझ लेना, गाइडेड प्रोसेस
ऑफ प्रोग्रेशन है, ठीक है। फिर उसके बाद जॉर्ज क्यूवियर हो गया, रिचर्ड ओवन हो गए हैं। रिचर्ड ओवन ने एक और बात बोली कि जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, रिचर्ड ऑल वर्टिब्रेट्स को एक ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करा भगवान ने, ठीक है। तो थोड़ा आस्तिक टाइप के थे। ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करा गॉड ने, और नेचुरल जो लॉज हैं, नेचुरल जो लॉज हैं ह्यूमंस के, मतलब वो हमारे नेचर के, उनको अलाउ कर दिया कि वो इनको अनफोल्ड कर कर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिफरेंस क्रिएट कर दे और वो इवॉल्व हो जाए आपस में। इनका इवोल्यूशन का या कंपैरेटिव एनाटॉमी का सिंपल सा ये कहना था, ठीक है। इन्होंने थोड़ा भगवान के उस पर छोड़ दिया कि भगवान ने एक ब्लूप्रिंट बना के भेजा ऑर्गेनिज्म का, और वो उनको फिर नेचर के हवाले छोड़ दिया कि तुम आपस में, इस मैंने ब्लूप्रिंट बना दिया, इसको खोलकर तुम अपना जिसका जो जो बनता है उस हिसाब से तुम इवॉल्व होकर एज ए इंडिविजुअल बन जाओ, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे अब तक 4 साइंटिस्ट हो गए हैं, एक बच गया है चार्ल्स डार्विन। इनको तो सभी जानते हैं, इवोल्यूशन में मेन था, इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन दी थी, ठीक है। इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन दी थी और इन्होंने ग्राउंड वर्क दिया था कि इवोल्यूशन कैसे हुआ, ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ। इसी को फर्दर डिटेल स्टडी में हम पढ़ते हैं, स्केलेटन सिमिलैरिटीज और डाइवर्सिटी अक्रॉस द स्पीशीज, ठीक है। अब आ जाता है की एनाटॉमिकल इनवर्टिब्रेट्स फीचर्स, स्ट्रक्चर, सॉरी। अब ये वो है, हम देखो मेनली कंपैरेटिव एनाटॉमी के अंदर 8 स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, वैसे तो 10 होते हैं, लेकिन मैंने जो लास्ट के हैं वो मैंने एक में ही इन्वॉल्व कर दिया, एम्ब्रियोजेनिक डेवलपमेंट में, ठीक है। अब आ जाओ इंटेगुमेंट्री सिस्टम में। इंटेगुमेंट्री सिस्टम में क्या होता है कि ये हमारी सबसे पहली लेयर होती है, जिसको हम स्किन कहते हैं एक तरीके से। ये हमारी सबसे फर्स्ट लेयर होती है जो हमें प्रोटेक्ट करती है इन्वायरमेंट से, ठीक है। जो भी इम्पैक्ट पड़ेगा सबसे पहले स्किन पर पड़ता है। इसके अंदर 3 लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। मोस्टली एपिडर्मिस और डर्मिस सारे वर्टिब्रेट्स की ऑलमोस्ट सेम होती हैं, कुछ कुछ डिफरेंसेस होते हैं, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे क्या। अब यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है कि फिश का अगर हम देखें, उनके पास स्केल्स होते हैं, लेकिन बर्ड्स के पास फेदर्स होते हैं इंटेगुमेंट्री स्ट्रक्चर के तौर पे। ऐसे ही अब नेक्स्ट सिस्टम हम अगर पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे स्केलेटन के अंदर। स्केलेटन के अंदर हमारा वर्टिब्रल कॉलम आ जाता है, लिम्स आ जाता है, मस्कुलर सिस्टम्स आ जाते हैं। हाँ, तो स्केलेटन सिस्टम के अंदर वर्टिब्रल कॉलम इन्वॉल्व होता है, लिम्ब स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होता है, मस्कुलर स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होता है। वर्टिब्रल कॉलम्स के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म वर्टिब्रेट्स वेरिएशन शो कर रहे हैं। किसी की बोन्स, मतलब किसी की बॉडी इतनी लंबी है कि उनका पता ही नहीं है कि उनकी स्पाइन है कहाँ, या कहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ पर खत्म है, ठीक है। और या फिर उनकी रिजिड स्पाइन है। बर्ड्स के पास फ्लाइट क्यों होती है, हमारे पास फ्लाइट करने का कोई वो क्यों नहीं होता स्ट्रक्चर। लिम्ब स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ेंगे कि अडेप्टेशन इससे हुई है कि हम कुछ की लिम्स तो जकड़ने के लिए हुई है, ग्रैस्प करने के लिए हुई है कुछ, ठीक है, लेकिन कुछ के पास अपेंडेजेस, फिन लाइक अपेंडेजेस हैं एज अ लिम्ब स्ट्रक्चर एक्वाटिक वर्टिब्रेट्स के। अब मस्कुलर सिस्टम्स के अंदर हम पढ़ेंगे कि फ्लाइट मसल जो हैं वो बर्ड्स के अलग हैं, लेकिन लिम्ब स्ट्रक्चर जो है वो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के अलग हैं, ठीक है। बस यही सब पढ़ना है। और फिर उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम्स के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि आधे हर्बीवोरस हैं, आधे कार्निवोरस हैं, और फिर उनके बीच में डिफरेंसेस देखेंगे। कोई मल्टी चैम्बर्ड स्ट्रक्चर है कि किसी का, फॉर एग्जांपल काऊ है, वो रूमिनिफिकेशन करती है, ठीक है। रूमन पहले अपने रूमन में फूड स्टोर करती है, फिर उसके बाद रूमिनिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू फिर दोबारा स्टमक से माउथ में लाके वो क्या कहते हैं, रूमिनिफिकेशन ही करती है, ठीक है। ओके, देन फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम पर आ जाते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, डिफरेंट वर्टिब्रेट्स का। फिशेस के अंदर गिल्स होते हैं सांस लेने के लिए, लेकिन मैमल्स के अंदर लंग्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। और एम्फीबियंस के अंदर, क्योंकि उन्हें पानी और धरती दोनों पे ही रहना पड़ता है, तो उनके पास लंग्स भी हैं और गिल्स भी हैं। तो उन्होंने इस तरीके से अडेप्ट करा अपने आप को कि उन्हें जब जिस जहाँ पर रहने की नीड होती है, हम वो उसी हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। फिर सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आएंगे हम। सर्कुलेटरी सिस्टम में हम वेरिएशन देखेंगे कि किसी का 4 चैम्बर हर्ट है और किसी का 3 चैम्बर हर्ट है। 3 चैम्बर वैसे मोस्टली रेप्टाइल्स का होता है और 4 चैम्बर बर्ड्स और मैमल्स का होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है यूरिनोजेनिटल सिस्टम। देखो ये अपने आप में दो दो सिस्टम है, ठीक है। यूरिनो मतलब यूरिनरी सिस्टम, और जेनिटल मतलब कि जो हमारे रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। तो बेसिकली ये दोनों ही हमारा एक तरीके से इसमें हम सिमिलर पढ़ेंगे, क्योंकि वो कंटिन्यूशन में ही रहता है मोस्टली मोस्ट वर्टिब्रेट्स के अंदर। सो ये कॉम्बिनेशन है। ये तो ये मैंने बताया कि तुम्हारे दो डिफरेंट सिस्टम्स हैं, यूरिनरी सिस्टम है, एक जेनिटल सिस्टम जिसको रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं, और दोनों ही एनाटॉमिकली और फिजियोलॉजिकली एसोसिएटेड रहते हैं, मतलब कि वही एक जैसे रहते हैं। और फिर उसके बाद नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे। नर्वस सिस्टम किसी के सेंसरी ऑर्गन कैसे काम करते हैं, किसी कैसे करते हैं, कोई अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने ब्रेन को किस तरीके से ढाल लेता है। क्यों मैमल होने के बावजूद तो हमारा ब्रेन इतना ज़्यादा, मतलब वर्टिब्रेट हमारा ब्रेन इतना ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन वहीं किसी और बाकी 4 ग्रुप में से किसी से भी कंपेयर करोगे, उनका इतना एक्टिवेट नहीं होता नर्वस सिस्टम जितना हमारा एज अ मैमल होता है।
सेंसरी ऑर्गन्स कैसे काम करते हैं हमारे, ठीक है। सेंसरी ऑर्गन्स डिफरेंट वर्टिब्रेट्स के, कुछ के पास रिसेप्टर ऑप्टिक रिसेप्टर्स होते हैं, कुछ के पास नहीं होते ऑप्टिक रिसेप्टर। फॉर एग्जांपल फिशेस जो अंडर वाटर रहती हैं, डीप वाटर में रहती हैं, मतलब अंडर वाटर मतलब डीप वाटर में जो रहती हैं, हमने सुना भी होगा कि उनके पास आइज नहीं होती, ठीक है। लेकिन वो फिर अपने अपने फूड को देखते कैसे हैं, तो ये सब पढ़ेंगे। एंड लास्ट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मैंने बोला था कि एम्ब्रियोजेनिक डेवलपमेंट के अंदर, ये तो हमारे यहाँ हो गया आर्ट सिस्टम, ठीक है। फिर 9th जो है हमारा एम्ब्रियोजेनिक डेवलपमेंट के अंदर हम कंट्रोल ऑफ डेवलपमेंट पढ़ेंगे। ये मैंने एक में इन्वॉल्व कर दिया। इसको कहने के लिए तो मतलब लोग एम्ब्रियोजेनिक डेवलपमेंट अलग लेते हैं, कंट्रोल ऑफ डेवलपमेंट अलग लेते हैं, लेकिन मैं इसको एक में ही इन्वॉल्व करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। अगर होता है तो, अगर मुझे लगता है कि लेक्चर ज़्यादा बड़ा खींच रहा है तो फिर मैं अवॉइड करूंगी, ठीक है। देखो मेरा पर्पज़ है कि तुम्हें कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करना है। ये स्लाइड्स तुम्हें दिख रहा है कि सिंपल है, लेकिन बनाने में बहुत टाइम लगा है, इधर उधर से चीज़ें इकट्ठा करी है तब जाके बनी है ये स्लाइड, ठीक है। अब कंट्रोल ऑफ डेवलपमेंट के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि ये इम्फेसाइज करता है प्रिंसिपल को कि मैटरनल इफेक्ट, मैटरनली कैसे इफेक्ट हुए हैं इवोल्यूशन, ठीक है। क्या जीन्स इवॉल्व हुए हैं या मॉर्फोजेनिक ग्रेडियंट कुछ ऐसा आया है कि एक ऑर्गेनिज्म डिफरेंट हो गया, अलग मतलब डिफरेंट हो गया दूसरे से, ठीक है। मैनी स्पीशीज का पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद अर्ली मॉलिकुलर स्टेज पर हम पढ़ेंगे कि एक हमारी कॉम्प्लेक्स बॉडी प्लान क्या था ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। फिर उसके बाद कंपैरेटिव एनाटॉमी और डेवलपमेंट बायोलॉजी प्रोवाइड डीप इनसाइट्स इनटू इवोल्यूशनरी एडेप्टेशन एंड कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब कि ये रो कंट्रोल ऑफ डेवलपमेंट का सीरियस कैसे कैसे हमारा एक एग एम्ब्रियो बना, जाइगोट बना, जाइगोट से इंडिविजुअली अपने आप एक दूसरे से कैसे हम सारे एज अ ग्रुप कैसे डिफर हुए, क्योंकि मैमल्स के अंदर ही तुम देखोगे कि हम में और डॉग्स में काफ़ी डिफरेंस है। हम में, और कहने की बात है कि मंकीज हमारे एंसेस्टर्स हैं, लेकिन अगर हम आज की डेट में भी देखें तो काफ़ी हमें डिसिमिलरिटीज हो गई हैं इवोल्यूशन के कारण, ठीक है। तो वही चीज़ हम पढ़ेंगे इसके अंदर। तो ये देखिए हमारा ये वाला जो कंसेप्ट है ये क्रूशियल रोल प्ले करता है इस फील्ड में, खासकर ये हमारी जो मतलब जूलॉजिकल एस्पेक्ट्स के लिए हम ये वाली ब्रांच पढ़ते हैं। सो दिस वाज आवर लेक्चर। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर लेक्चर। अगर तुम्हें ये पसंद आया है, हाँ ठीक है, मेरा अभी इनिशियल स्टेज पर हूँ मैं, तो थोड़ा थोड़ा बफरिंग चल रही है मेरे बीच बीच में, ठीक है। तो तुम थोड़ा समझो, टाइम के साथ दोनों ही ग्रो करेंगे यार, ठीक है। तुम अगर सपोर्ट करोगे तो चैनल आगे चलेगा, अदरवाइज मेरा मन करेगा कि 2-3 लेक्चर अपलोड करने के बाद तुम्हारा रिस्पॉन्स देखूंगी, नहीं मेरे को सही मिलता है तो मेरे को चैनल बंद करना पड़ेगा। मैंने खोला ही बस तुम्हारे लिए था, जो तुम्हारी सपोर्ट नहीं मिलेगा तो फिर मैं क्या करूँगी इसका, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग बडीज, बाय बाय। नेक्स्ट लेक्चर हमारा इंटीग्रेटरी सिस्टम पे होगा, हमारी फर्स्ट लेयर के ऊपर होगा।